दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब जैसे कि आपको पता है कि सब जानते हैं कि बिहार चुनाव के परिणाम जब से आए हैं, तब से एक तरह की नई तरह की ट्रोलिंग भी हम देख रहे हैं। खास तौर से आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं को लेकर जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, गाली-गलौज की भाषा से उन्हें संबोधित किया जा रहा है, उनका चरित्र हनन करा जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तमाम तरह की सबकी अपनी-अपनी विचारधाराएँ होती हैं, राजनीतिक विचारधाराएँ होती हैं और सभी चाहे जो जिस पार्टी के समर्थक होते हैं या नेता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष भी रखते हैं। आप चाहे उनसे सहमत हों या ना सहमत हों, लेकिन जिस तरह से महिला प्रवक्ताओं के प्रति गाली-गलौज की भाषा का ट्रेंड 1-2 दिन से हम देख रहे हैं, वह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बताता है कि जो राजनीतिक रूप से विचारधाराओं के अंदर जो नफ़रत पनप रही है आपस में, जो घृणा पनप रही है एक-दूसरे के प्रति, वह इन सब चीज़ों को दिखाता भी है। और विशेषकर महिलाओं के प्रति इतनी अपमानजनक टिप्पणी कितना उचित है, सामाजिकता के नाम समाज के नाम पर भी और राजनीतिक विचारधारा के नाम पर भी। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आप सबसे करा देता हूँ। सर प्रफुल्ल कोलखान जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं पिछले जब से कल से परसों से रिजल्ट आया 14 तारीख से, खासतौर से महिला प्रवक्ता जो आरजेडी कंचना यादव हों, सारिका पासवान हों और प्रियंका हैं, 3 जो महिला प्रवक्ता हैं, उनके प्रति इतनी अनर्गल, इतनी अभद्र टिप्पणियाँ लगातार ट्रोलर्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बड़ी चिंताजनक स्थिति है। हमारी राजनीतिक विचारधाराएँ किसी की अलग हो सकती हैं, किसी की मतभेद हो सकते हैं विचारों में, लेकिन जिस तरह की टिप्पणियाँ हो रही हैं, कहाँ तक उचित हैं? उसका सामाजिक रूप से कितना नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है, क्या लगता है? देखिए, सभी को नमस्कार। इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभी वो दिन दूर नहीं, भारत में जिस ढंग से तालिबान के साथ भारत सरकार के रिश्तों की झलक देखने को मिली। तालिबान के क्या नजरिया है तालिबान का महिलाओं के प्रति, ये सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो किसी भी धर्म का वर्चस्व जहाँ होता है, हर धर्म में महिलाओं की स्थिति खराब ही होती है। हर युद्ध के बाद महिला और बच्चे सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। उसकी प्रताड़ना की प्रथम पंक्ति में उनका स्थान होता है। यहाँ से वहां तक देख लीजिए, हमारे देश में तो अभी हाल ही में मान लीजिए कि मणिपुर से लेकर के कश्मीर तक सभी जगह इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इसका एक राजनीतिक पहलू है, एक सांस्कृतिक पहलू भी है। रही बात आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, इनके प्रवक्ताओं ने तो हमेशा से खिलवाड़ ही किया है। अब आप देखिए ना कि जब पहलगांव की घटना हुई तो उसमें एक जो कर्नल की जो पत्नी थी, जिन्होंने जो मैंने विधवा हो गई थी, उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर हिंदू मुसलमान न किया जाए। शिवांगी क्या नाम था उनका। जी, तो जी। जाहिर है कि लेकिन वो लोग माने नहीं, उनको हिंदू मुसलमान करने की चेष्टा की गई। और प्रतिशोध के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि किसी की भी महिला को अपमानित कीजिए। ये भयानक है। हम किस युग में जी रहे हैं, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लोगों कोई भी हो, उन्हें इसका तो कड़ाई से ही करना, ये बहुत ही घृणास्पद काम है। लेकिन इस घृणा की कार्रवाई को एक राजनीतिक पहलकदमी के रूप में स्वीकार करना ही अपने आप में सामाजिक पतन का कारण है। कोई भी समाज अनिवार्य रूप से जिन कुछ चीजों का आदर करके ही आगे बढ़ सकता है, उनमें एक है महिला शक्ति। इन चीजों का किया मानना करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए, भारत के पिछड़ने का एक नजरिया यह भी है, एक कारण यह भी है कि हाँ, चाहे वंदना वगैरह जितनी की जाए, पूजा अर्चना चाहे जितनी की जाए, लेकिन स्त्रीत्व का सम्मान नहीं है। स्त्रीत्व का के लिए सम्मानजनक स्थान नहीं हम बना पाए। हम मातृत्व की महिमा जरूर गाते हैं, लेकिन स्त्रीत्व का सम्मान नहीं कर पाए, मातृत्व का भी सम्मान नहीं कर पाए। हम सिर्फ बातें बनाते हैं।
हाँ, ये ठीक है कि संवैधानिक रूप से हम बहुत सारे अधिकार स्त्रियों के प्रति जो हमने दिए हैं, वो दुनिया में एक उदाहरण है और पहले ये दिए गए हैं, जैसे मताधिकार और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ स्त्रियों के प्रति कानूनी रूप से पहले किया गया है, लेकिन सामाजिक रूप से हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। जिन लोगों के यहाँ कानूनी रूप से उनकी सहभागिता समानता के आधार पर सुनिश्चित नहीं थी, खास करके राजनीति के संदर्भ में भी, उनमें भी सामाजिक सम्मान बहुत था। मैं अपने पश्चिम बंगाल के अनुभव से ही कह सकता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, रहते हुए मुझे काफी समय हो गया है। यहाँ के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं और बच्चों के प्रति इतना सम्मान था, जब आज से 40 साल 50 साल पहले की मैं बात कह रहा हूँ, जब आते थे वो बस में महिलाएं, बस में ट्रेन में कहीं भी महिलाएं आपको खड़ी नहीं मिलती थी, उनको लोग सुविधा दे दिया करते थे, चाहे जैसे भी हो। अगर कहीं खड़ी मिलती भी तो तुरंत व्यवस्था होती थी। तो जिस प्रकार कंचना यादव और सरिता पासवान वगैरह की आपने चर्चा की, ये तो एक राजनीतिक प्रतिशोध है और यहाँ के पुरुष समाज को इसमें मजा मिलता है, एक तरह का रस मिलता है। ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, ये राजनीति में आना इनका गुनाह नहीं है। और देखिए जिस प्रकार मशीन के वर्चस्व से, जिस प्रकार तकनीकी खामियों से भी पता नहीं क्या है, लेकिन जिस प्रकार के फैसले हुए हैं, इस प्रकार से ये हुआ, तो लोकतंत्र तो अपने बंद गली के आखिरी मकान के पास पहुंच गया है, इसके आगे राह नहीं है। या तो वो दीवार तोड़ के आगे बढ़े, आगे जो खेत खलिहान खंदक को पार करते हुए आगे बढ़े, या फिर यू टर्न ले। तो यू टर्न लेने में यही होता है, जो सबसे पिछला आदमी होता है पहले आगे आ जाता है। आगे बढ़े हुए आदमी का क्रम तो भारी उथल पुथल उसको बोलते हैं, वो समाज में होता है। हमारा भारतीय समाज एक जबरदस्त उथल पुथल के सामने है, और हर पार्टी की महिला प्रवक्ताओं, हर पार्टी में महिलाओं का स्थान है। महिलाएं, मुझे दो बात की बहुत शिकायत है, मुझे समझ में भी नहीं आती है कि महिलाएं और जो सामाजिक न्याय के आकांक्षी समूह से आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो रिजर्व सीट पर जीत करके आते हैं, वे क्यों नहीं इन सामाजिक अन्याय के प्रति, इस तरह की चीजों के प्रति आवाज बुलंद करते हैं, चाहे जिस किसी दल में हो। अगर वे एक बार अगर अपनी आवाज को इस आधार पर करेंगे, तो निश्चित रूप से एक प्रकार की दहशत छा जाएगी राजनीतिक शक्ति से संपन्न लोगों में, और इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुरंत इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, एक पार्टी की अगर चुनावी हार हुई भी है, मैं फिर कहता हूं कि अगर स्वाभाविक रूप से चुनावी हार हुई भी है, तो हारे हुए लोगों को क्या आप राउंड देंगे? क्या अपने मूल्यबोध को भुला करके आप उन प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे? ये बहुत ही गलत हो रहा है, इसका कोई ये नहीं। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है कि जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक बात है कि आपने बिल्कुल सही बात कहा कि चुनावी हार का मतलब ही ना उन्हें रौंदने का कार्य करेंगे। इस तरह की भाषा का उपयोग लगातार किया जा रहा है। और महिलाओं के प्रति अगर बात करें, अपने भारत की बात करें, तो महिलाओं को हमेशा देवी के रूप में पूजा गया है, शक्ति के रूप में पूजा गया है। और जैसा भी आपने कहा कि विभिन्न तरह की मतलब अभी बहुत कुछ ऐसा है कि समाज में जो महिलाओं के प्रति इनके विचारों में उतनी सार्थकता नहीं है, दिखाई भी देती है। जिस तरह ट्रोलर और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इन तीनों प्रवक्ताओं को लेकर, यह तो बड़ा चिंताजनक। ऐसे में अगर राजनीतिक दल, जैसे अभी आपने कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें अगर आकर कुछ संदेश देना चाहिए, जो बड़े नेता पार्टी के, तो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो। जैसे हमें एक ये वाकया याद आता है कि राहुल गांधी ने जब लोकसभा चुनाव में अमेठी में वहाँ पे अमेठी में जब स्मृति ईरानी हारी किशोरी लाल शर्मा से, उसके बाद जिस तरह से कुछ टिप्पणियाँ उनके खिलाफ की गई, तो राहुल गांधी ने आगे आकर स्वयं उन्होंने लोगों से अपील की, कोई भी टिप्पणी ऐसी ना की जाए जो मर्यादा के खिलाफ हो, जो मर्यादा में ना हो। किसी भी तरह अपमानजनक व्यवहार या अपमानजनक टिप्पणी स्मृति ईरानी के प्रति ना कहा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव में हार और जीत चलती रहती है। तो ऐसे संदेश क्या अब ज़रूरी है, ऐसे में बड़े नेताओं को सामने आकर देने चाहिए, पहल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, जीत के जश्न में जोश को जो नियंत्रित नहीं कर सके, और हार की हताशा में जो होश खोने से अपने आप को नहीं बचा सके, वैसा आदमी तो किसी काम का नहीं होता है। मैं फिर कहूं, जीत के जश्न की जोश में जो अपने आप को काबू में नहीं रख सके, और हार की हताशा में लोग जो अपने को नहीं नियंत्रित कर सके, डूबने से नहीं बचा पाए, होश को बचाने में कामयाब ना हो, यानी हार की हताशा में जो होश खो चुके, कुछ भी कर ले, ऐसा आदमी किसी भी समाज में
ऐसा दल, ऐसा समूह, ऐसा विचार किसी भी समाज में उपयोगी नहीं हो सकता है। आपने राहुल गांधी की बात की है। राहुल गांधी अन्यत्र भी और अन्य प्रसंगों में भी उनकी संवेदनशीलता का स्तर, उनकी संवेदनशीलता अधिक अनुकरणीय है। उन्होंने स्मृति ईरानी के संदर्भ में कहा था और इसका प्रभावी असर भी हुआ था और चीजें रुक भी गई थी, और ये हर किसी को कहना चाहिए। इतना ही कि हमारे प्रधानमंत्री स्तर के लोग जर्सी गाय और क्या उन तमाम चीजों को मैं उद्धृत नहीं करना चाहता हूं कि कौन किसको क्या बोला। एक से एक उदाहरण है। संसद तक में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की बात बोली गई, शूर्पणखा क्या कहा आदि आदि। और उस स्मृति ईरानी के खिलाफ जिन्होंने राहुल गांधी पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए, संसदीय चलते हुए संसद के संदर्भ में भी ये आरोप लगा दिए थे उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में क्या कहिएगा? जी जी, बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है। ऐसे में जो महिलाएं, जो नई युवती हैं, जो नई मतलब राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती हैं, राजनीति में अपने को देखना चाहती हैं, मतलब राजनीति करना चाहती हैं, सामाजिक सेवा के नाम पे, चाहे राजनीति में अपने जो भी योगदान देने के जो इच्छुक नई लड़कियां हैं, मतलब तो उनके मनोबल पर कितना इन चीज़ों का असर पड़ता है? कितना व्यापक रूप से उसका असर इन चीज़ों पर आता है, जो युवतियाँ राजनीति में आना चाहती हैं? कुछ क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल असर तो पड़ता है राजनीति में आने की। क्यों? किसी भी सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक गतिविधि में भाग लेने से महिलाएं तो उसमें कितना बुरा असर पड़ता होगा। हमारी राजनीतिक गुणवत्ता को तो आप देख ही रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, संवेदनशील लोग अगर राजनीति में आने से बचते हैं तो इसी तरह की कार्रवाई के कारण बचते हैं ना, कि अगर आप बिना गिरोह बनाए उनके घर की महिलाओं को आतंकित किया जाता है, बहन बेटियों को बाहर जाने से पर उनका असर पड़ता है, तो हम क्या करेंगे? खुद महिलाओं का ही नहीं, पूरी की पूरी जो देखते हैं हमारे राजनीति में जो अपराधियों का वर्चस्व बढ़ता गया है। आप देखिए ना, विधानमंडल के सदस्यों को लेकर के एडीआर की पहल से जो जानकारी हमें हासिल हो जाती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो दिल्ली की संस्था है, अभी तो उसने काफी लोकतांत्रिक सुधार के लिए, चुनाव सुधार के लिए भी काम किए हैं। तो उनके प्रयास से बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने आ जाते हैं। देखिए कि कितने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कितने लोग हैं, भारी संख्या में बहुमत उनका है, और वे इस मामले में संगठित हैं। किसी भी दल में अपराधी हों, वे एक दूसरे की रक्षा करते हैं, वे आपस में संगठित रहते हैं और भीतर ही भीतर अपना काम करते रहते हैं। लेकिन ये जो सामाजिक न्याय के आकांक्षी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो विभिन्न दलों में हैं, ये न तो भीतर से संगठित रहती है, न ऊपर से संगठित रहती है, ये बल्कि अपने ही दल के पुरुष वर्चस्व की दास्ता की मानसिकता में ये लोग जीते रहते हैं। क्षमा कीजिएगा, कठोर शब्द है, लेकिन मैं कहने को बाध्य हूं कि पुरुष वर्चस्व या सामाजिक वर्चस्व, हेजोमेनी जो वर्चस्व है जिन लोगों का, जिन वर्गों का, जातियों का, उनकी दास्ता में ये लोग जीते रहते हैं। क्या इसीलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था कि आरक्षण के माध्यम से आप सीट पा करके, आरक्षित सीट से तो किसी भी दल का जीते, आरक्षित जो समताकांक्षी, इसको मैं कहता हूँ न्याय समता, न्याय, सामाजिक न्याय के आकांक्षी समूह कहता हूँ, एस्पिरेंट्स ग्रुप कहता हूँ। आप जिसे दलित कहते हैं, SC/ST कह सकते हैं ऐसे संवैधानिक शब्दावली में। तो इन लोगों को क्यों यह सीट दिया गया था? इसलिए कि आप अपने अपने किसी भी दल में जाकर के उस दल के प्रभुत्वशाली जो जाति समूह है, जो सामाजिक समूह है, जिनकी अन्यायों और जिनके वर्चस्व के खिलाफ आपको आरक्षण की सुविधा दी गई थी, आप जीतने के बाद उनकी दास्ता स्वीकार कर लें। लेकिन ये हो रहा है। तो इस होने का हम क्या करेंगे? आम जनता की राजनीतिक सचेतनता की तो बात छोड़ दीजिए, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आगे बढ़े हुए लोग हैं, उनके राजनीतिक स्थिति को देखकर तो हमें और भी निराशा होती है। जी जी, जी, बिल्कुल निराशा होने वाली बात, चिंताजनक बात भी है, निराशा की बात भी है। अच्छा, जिस तरह का जब पूरा एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, देख रहे हैं हम, कोई भी बात किसी को अगर पसंद नहीं आती तो बड़े गंदी भाषा का, बड़े अभद्र भाषा का, बड़े निम्न स्तर की भाषा का उपयोग सोशल मीडिया पे खासतौर से होने लगता है। तो ये ट्रेंड जो स्थापित हो गया है, मतलब ट्रेंड तो स्थापित हो चुका है ये। हम लगातार देखते हैं गाली-गलौज की भाषा को इतना प्रमुखता मिल रही है, और ऐसे-ऐसे लोग इसको कहीं न कहीं अपनी पोस्ट पे दिखाई देते हैं, जो बड़े एक पढ़े-लिखे लोग माने जाते हैं, बुद्धिजीवी माने जाते हैं, वो लोग भी ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। ये जो मानसिकता इसका डेवलप हुई है, घृणा की, नफ़रत की, ये कितने खतरनाक है समाज के लिए? नहीं, समाज के लिए तो खतरनाक है ही और अनुचित है ही। लेकिन देखिए कि इसका अपना जो एक मनोविज्ञान है,
आप गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन अधिक पेनिट्रेट करता है, अधिक लोगों तक जाता है, लोगों को चुभता है। आप जानते हैं सूचना शब्द का संबंध सूच्य शब्द से, सुई होती है ना, सुई चुभाने से असर पड़ता है, तो सूचना का अर्थ ही होता है कि कुछ बात को इस तरह से चुभाया जाए कि ध्यान उधर जाए। आपको पता है, आपके दर्शकों को पता होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सूचना सूच्य जब शब्द है, सूच्य दंत स, तो सूचना का अर्थ होता है चुभाना। एक चुभा करके आपको जरा सा जैसे कोई चिकोटी काट ले और आपका ध्यान उधर चला जाए, इसी को सूचना कहते हैं। तो गाली गलौज देने से की भाषा में बात करने से लगता है कि अधिक पेनिट्रेट करती बात, अधिक अंदर तक घुसती है, अधिक असर करती है, तो इसलिए लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई गाली दे और उसको सभी लोग हिकारत की दृष्टि से देखें और मना करें, तो इसके समाज शास्त्रीय मनोविज्ञान या समाज शास्त्रीय अध्ययन गालियों का अलग से क्या आ सकता है। हर समाज में गाली गलौज होता है, और गाली गलौज में उसके शाब्दिक अर्थ, कैसे मुहावरा में शाब्दिक अर्थ का कोई मतलब नहीं, शब्द का कोई अर्थ का मतलब नहीं होता है, शब्द से अलग उसके अर्थ होते हैं। जैसे अगर कोई मुहावरे का ही अर्थ है, कोई किसी को कहता है कि गधा, तो या कहता है कि आपको मुर्गा बना दिया, आपको मुर्गा बना के रखा है, तो उसके मुर्गा बनने से और गधा से शब्द से उसका कोई मतलब नहीं। तो बियॉन्ड वर्ड्स उसके मीनिंग आते हैं, यही मुहावरा होता है। तो मुहावरों में तो इस तरह की बातें होती रहती है। लेकिन समाज में इस बात को करना होगा कि समाज, आपने एक फिल्म देखी है, मैं आपके दर्शकों को रिकमेंड करता हूँ, उन्होंने जरूर देखा होगा, आपने भी देखी ही होगी, फिल्म बड़ी लोकप्रिय फिल्म है धर्मेंद्र जी की, जिनके निधन की खबर उड़ा करके इधर काफी हवा मचाया गया। उसमें सीता और गीता फिल्म का नाम है, हेमा मालिनी जी का डबल रोल है उसमें, सीता और गीता। उसमें देखिए कि बड़ी फेमस जी जी, हाँ, तो उसमें एक रोल सीता है और एक गीता है। तो जो भद्र, जो एक समाज के, धर्मेंद्र के अपने समाज की जो महिला जिस भाषा की बात करती हैं और जिसमें धर्मेंद्र भी उनसे बात करता है, वो उनके संदर्भ में बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। और जब ये करते हैं, जब ये जाती है वहां पर सीता जाती है, और वो जब उस शिष्ट तत्सम शब्दावली में बहुत सभ्य भद्र भाषा में बात करती है, तो धर्मेंद्र को भी बड़ा अजीब लगता है कि वो तो समझ रहा होता है कि ये वही है, वो तो फर्क को जानता नहीं है, तो उसे बहुत अजीब लगता है। और दर्शक भी इस पार्थक्य को, कॉन्ट्रास्ट को पकड़ लेते हैं। इस पूरे प्रसंग में सिर्फ यही दिखाया गया है कि हमारे पृष्ठभूमि से, हमारे सामाजिक वृत्त से हमारी भाषा का क्या संबंध होता है और वो किस प्रकार असर करता है। तो उसको देखेंगे तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि दोनों का क्या पैरेलल कॉन्ट्रास्ट चल रहा है। तो ये इस मनोविज्ञान पर तो अभी यहाँ बात करने की जगह नहीं है कि कैसे होता है। लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में आप सामान्य बातचीत में जो करते हैं, आपस में करते हैं, बंद कमरे में करते हैं, लेकिन जब जैसे कोई चीज सार्वजनिक हो जाती है और सार्वकालिक हो जाती है, आजकल मीडिया का एक ये भी है, ये हथियार बहुत जबरदस्त है। अगर ऐसा सिस्टम में होता कि आज आपने कुछ कहा, अभद्र भद्र भाषा कही, और 2 घंटे के अंदर में ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा तो है, तो बात अलग होती। गांव घर में लोग बोलते हैं, आपस में गाली गलौज हुआ, झगड़ा हुआ, फिर 15 मिनट आधा घंटा के बाद दोनों उसको भूल करके मिट्टी झाड़े, दोनों फिर एक हो गए, उसका कहीं चिन्ह नहीं रह गया। अभी क्या है, कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल रहेगा तो ताजीवन वो चलता रहेगा, जब चाहे तब आप उसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो समाज में जो है सो देखिए कि मनुष्य नहीं हुआ होता अगर उसमें भूलने की शक्ति नहीं होती। जो बीती ताय बिसारिये की शक्ति अगर नहीं होती तो मनुष्य नहीं हुआ होता। हाँ, साथ में यह भी जोर देना चाहिए कि अगर इसमें स्मरण रखने का, याद रखने की शक्ति उसमें नहीं होती तो भी मनुष्य नहीं हुआ होता। तो सवाल यह है कि एक किताब है प्रसिद्ध, क्या भूलूं क्या याद करूं, जीवनी है। तो मनुष्य में भूलने की शक्ति और याद रखने की भी शक्ति, ये दोनों की सलाहियत अगर नहीं हो तो मनुष्य का विकास नहीं होगा। तो क्या भूलना है और क्या याद रखना है, इसी विवेक का नाम है इतिहास विवेक। तो इस समाज शास्त्र, सामाजिक जो माध्यम है, जो सोशल मीडिया इसको बोलते हैं, इसके पास जो है जो कोई सामाजिक विवेक नहीं है। इसको कोई इतिहास का विवेक नहीं है कि किस बात को कितने देर तक जिलाए रखा जाए, जिंदा रखा जाए। तो इसका कोई स्क्रूटनी नहीं है।
अनऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं, इसीलिए झूठ खूब चलता है, झूठ जिंदा रहता है। तो कई समस्याएं हैं जिनका हम अध्ययन अलग ढंग से हमको करना चाहिए। क्या पता विद्वान लोग करते भी होंगे। यहाँ उसकी हम तो सिर्फ अपनी पीड़ा बता सकते हैं, कष्ट बता सकते हैं, यहाँ चिंता कर सकते हैं। बाकी जो आपके श्रोता समाज के लोग हैं उसमें भी कई अच्छे लोग होंगे, तो अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, हम लोग को भी समझने में मदद मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सर्वज्ञानी हैं, हम तो सिर्फ विषय को समझते हैं कि अपने ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, जो समझते हैं सो लोगों के सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे जो समझते हैं इस मुद्दे इन मुद्दों पर, इन तरह की बातों पर, वो भी अपने समझ से हमें समृद्ध करेंगे। और यही सामाजिक प्रक्रिया, यही सोशल चेन है, यही सोशल सीक्वेंसेस डेवलप करता है समाज को। तो मुझे लगता है कि आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया है और एक अंतिम इस पर टिप्पणी और चाहूंगा अपनी, एक जी अंतिम टिप्पणी और चाहूंगा कि जब हम तक टीवी मीडिया की डिबेट देखें जिसमें ये तीनों प्रवक्ताएं, महिला प्रवक्ता जो आरजेडी की हैं, इन्होंने कई डिबेट्स में टीवी चैनल्स की पार्टिसिपेट किया है और अपनी पार्टी का पक्ष रखा उन्होंने। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने पक्ष रखा, तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हों या एनडीए गठबंधन के प्रवक्ता हों, जिस तरह से इन्होंने अपनी बात को बहुत ही जोरदार तरीके से उनके सम्मुख रखा, उनके सामने पेश किया, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया चर्चा के अंदर। तो उसमें जो एक माहौल डेवलप हुआ, उसमें हमने देखा कि कहीं न कहीं ये बड़ा असर हुआ है कि सोशल मीडिया पर इन तीनों महिला प्रवक्ता की मतलब एक तरह से बड़ी विख्यात भी हुई और उन्हें प्रसिद्धि भी मिली। तो क्या उसी से परेशानी का कारण है कि जिस तरह से इन्होंने टीवी मीडिया के अंदर अपनी छाप छोड़ी डिबेट के अंदर, चाहे वो किसी को पसंद आई या ना हो, इनकी तीखी आवाज़ रही हो, तीखी इन्होंने भी तीखे हमले किए हों अपना जवाब देने के लिए। तो इसका भी कहीं असर है ये? खीज मिटाने का प्रयास है इन महिला प्रवक्ताओं के प्रति उल्टी-सीधी बात करने, उल-जुलूल बात करने का? देखिए बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उसमें उसका एक अंश तो बिल्कुल सही है। असल में क्या होता है कि टीवी पर आई जो उन्होंने किया, असल में परिचितों को अपमानित करने का, जिसको अधिक से अधिक लोग पहचानते हैं उनको अपमानित करते हैं, तो उनको चाहने वाले जितने जिनको जानते हैं उनके चाहने वाले भी ज्यादा हैं, उनको पसंद करने वाले भी ज्यादा हैं। तो ये उनके माध्यम से उन तक को अपमानित करने के पूरे का पूरा तंत्र होता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है। जो जैसे मान लीजिए कि हम अगर किसी प्रवक्ता की मेधा से, उसकी क्षमता से, उसकी बौद्धिकता से प्रभावित हैं, तो उनको अगर आप अपमानित करते हैं तो दर्व मुझ तक भी आएगा। तो वे जो महिला प्रवक्ताएं हैं जिनकी वाणी से, जो काफी पढ़ी लिखी हैं और अध्ययनशील है, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति देखिए, तो उनको इस प्रकार से अगर वो करते हैं तो उनको लगता है कि एक बड़े समूह को, जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनको हम रिडिकुल कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और इस तरह से अपनी बात को ये कर रहे हैं। अभी आप देखिए ना कि ये हमें थोड़ा सा इस मामले में यह भी करना होगा, अभी इस चैनल में तो कहना संभव नहीं है, लेकिन मैं यह भी समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा हमें जेंडर निरपेक्ष होकर के बात करना होगा, क्योंकि जेंडर निरपेक्ष अगर हम नहीं होंगे तो ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, इस तरह की चीजें होती जाएंगी। अगर महिलाओं को गाली देते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अब गाली का मनोविज्ञान तो यह है कि हर किसी को महिलाओं के संदर्भ में ही गाली दी जाती है। अभी हमारे कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं जिनकी मां को लेकर के गाली ऑन टीवी दिया गया और वो चलता रहा। मैं सुरेंद्र राजपूत के बारे में कह रहा हूँ, मैं जी, जी, बेसी जी। सबकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, कितना दुखद है कि टीवी मीडिया में चला। तो जेंडर निरपेक्ष ढंग से भी सोचने की जरूरत है। गाली को अब एक ही उपाय है, गाली को गाली की तरह न लिया जाए, बल्कि इसको एक हिंसात्मक कार्रवाई है। ये एक वायलेंस है, इसको वायलेंस की तरह लिया जाए, चाहे पुरुष को मारा जाए तब पर, चाहे महिलाओं को मारा जाए तब पर, उस तरह की बात है। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से कि देखिए, अभी हम देखेंगे तो हमारे सार्वजनिक जीवन में पहले विज्ञापन के माध्यम से आया कि जो जेंडर इम्बैलेंसेज है या जेंडर मिसयूटिलाइजेशन जो है, हम जिस बात को समझते हैं कि रक्षा में हत्या करने की प्रवृत्ति, दवा में जहर मिलाने की प्रवृत्ति, अभी आस्ते आस्ते देखिए कि ये अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन इसके कई परिणामों पर आपका ध्यान आपका जरूर जाना चाहिए कि धीरे धीरे जो है सो, जिसको आप कह रहे हैं मुख्य मीडिया या टीवी मीडिया कह रहे हैं, उनमें अब देखिए कि धीरे धीरे पुरुष एंकर की संख्या लगातार कम होती चली गई, वो बैक ऑफिस काम कर रहे हैं। तो क्या इसे हम महिला सशक्तिकरण या उनके विकास का लक्षण के रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए, या इसके पीछे उनकी स्थिति के कोई अन्य प्रक्रियाओं को भी रेखांकित किया जाना चाहिए? ये मैं सवाल आप पर छोड़ता हूं, हमारे पास आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं कि जीवन के अन्य क्षेत्र में भी उनका वर्चस्व बढ़े, सब कुछ सही बात है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी
उसके जो अपने मानक हैं, क्या चीज़ें तय करती हैं इनको इस तरह की होने की, और वे भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, कई बार कर जाती हैं, वे सीधे-सीधे उस रूप में गाली नहीं हो, लेकिन अभद्रता की सीमा को तो कई बार वो पार कर जाती हैं, और इस तरह की बातें भी देखने को आती है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर हमको बहुत ही समग्रतापूर्वक विचार करना चाहिए। जी। ये जो बिल्कुल सही बात आपने कहा कि बहुत ही बड़ा विषय है और इस पे लंबा चर्चा इस पे कभी और किसी दिन करेंगे क्योंकि आपका समय भी बड़ा सीमित है इस समय आज क्योंकि आपके कार्यक्रम लगे हुए हैं। लेकिन वास्तव में बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर मसला है कि इस तरह की जो राजनीति में शुचिता की बात जब हम करते हैं, एक सार्थक डिबेट की बात करते हैं, ऐसे में इस तरह की अनर्गल टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पे होना, गाली-गलौच करना महिला प्रवक्ताओं से, चाहे मतलब जेंडर जैसे आपने बात की, मतलब सभी के प्रति अगर जो मेरा विरोधी है या मेरे उससे सहमत विचार नहीं है, तो मैं इतनी अनर्गल मतलब एक आदमी ऐसा होने लगा है कि अनर्गल बड़ी टिप्पणियाँ करता है। बड़ी अभद्र टिप्पणियाँ उसके खिलाफ करता है अपने से असहमत विचार के लिए, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि सभी विचारों का सामंजस्य ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। सहमति, असहमति दोनों का मान-सम्मान है। ये सोचना चाहिए, किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी भी विचारधारा की कार्यकर्ता हो, तो उसे समझना चाहिए कि विचार जितनी विभिन्नता होगी, उतना ही उसमें विचार मंथन उतना समृद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका भी बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दोस्त में समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएँ, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। एक आग्रह और हमारा कि बताइए जॉइन का बटन नीचे उस पे क्लिक करें, चैनल को जॉइन करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें पता चलता है कि हमारी चर्चा आपको कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं, वो भी लिखिए, क्योंकि आपका सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें आग्रह संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन में दबाएँ और साथ ही अपने लोगों को बीच में शेयर ज़रूर करें इसे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।